हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा ओबेसिटी। तो इसमें दोस्तों हम कुछ आसनास को देखेंगे, उनके प्रोसीजर को देखेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी देखेंगे। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा डायबिटीज। तो दोस्तों डायबिटीज के रिलेटेड भी हम कुछ आसनास को देखेंगे, उनके प्रोसीजर को देखेंगे, बेनिफिट को देखेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देखेंगे। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा अस्थमा। इसके रिलेटेड भी दोस्तों हम कुछ आसनास को देखेंगे, उनके प्रोसीजर को देखेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा हाइपरटेंशन। इसके अंदर भी दोस्तों हम कुछ आसनास को देखेंगे, उनके प्रोसीजर को देखेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी देखेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा बैक पेन एंड आर्थराइटिस। इसके अंदर भी दोस्तों हम कुछ आसनास को देखेंगे, उनके प्रोसीजर को देखेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों आपका आसनास फॉर ओबेसिटी। तो Obesity is that condition of the body in which the amount of fat increases to extreme level। मतलब दोस्तों जो ओबेसिटी है वो हमारे बॉडी की वो कंडीशन है जिसमें दोस्तों फैट का अमाउंट होता है वो एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज कर जाता है, इसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है दोस्तों ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसनास आर परफॉर्म्ड। तो अगर हम दोस्तों कुछ आसनास को रेगुलरली परफॉर्म करें तो उससे दोस्तों हम ओबेसिटी लेवल को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आसनास को हमें परफॉर्म करना चाहिए अगर हमें ओबेसिटी लेवल को कम करना है। तो सबसे पहला आसना है दोस्तों हमारा टाड़ासना। टाड़ासना को दोस्तों हम पाम ट्री पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने टोज पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों आर्म्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोज को होल्ड करना है जितनी भी देर तक हम दोस्तों इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों हमें इस पोज को, इस आसना को इतनी देर तक करना है जितनी देर तक हम इस आसना को कर सकते हैं। और दोस्तों इस आसना में जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये लेग मसल्स को डेवलप करता है, चिल्ड्रन की हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है और दोस्तों ये हमारे फिजिकल और मेंटल बैलेंस को भी डेवलप करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी दोस्तों हेडेक रहता है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा कटी चक्रासना। कटी चक्रासना को दोस्तों हम स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। तो इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा कि हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने पैरों को चिपका कर। सेकंड स्टेप है दोस्तों हमारा कि हमारा जो स्पाइन होना चाहिए और जो हमारे शोल्डर होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पैरों को दूर ले जाना है अपने शोल्डर लेवल तक। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है शोल्डर लेवल पर। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है, मतलब हमें अपने सांसों को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही सांस को अपने छोड़ेंगे तुरंत हमें क्या करना है, तुरंत हमें अपने वेस्ट से अपने बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करना है राइट डायरेक्शन में। और उसके बाद दोस्तों हमें पीछे की ओर देखना है राइट डायरेक्शन में। और इसी पोस्चर में हमें रहना है कुछ देर तक, जितनी देर तक हम इसे कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों कटी चक्रासना। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। तो दोस्तों ये जो आसना है ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारे स्पाइन और वेस्ट में। ये हमारे स्पाइन एंड वेस्ट को स्ट्रेंथन करता है। कॉन्स्टिपेशन के केस में दोस्तों ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हेल्प करता है हमें बैक पेन से भी रिलीफ पाने के लिए। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हर्निया से, स्लिप्ड डिस्क से, एब्डोमिनल सर्जरी उनकी हुई है, मतलब उनके पेट में अभी अभी कुछ सर्जरी हुई है या फिर उनके स्पाइन में कुछ सर्जरी हुई है, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना को दोस्तों हम विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं और लेग लॉक पोज भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर दोस्तों कि हमें अपने पीठ के बल पर लेटना है एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फीट्स को और अपने आर्म्स को अपने बॉडी के बिसाइड लाना है, अपने बॉडी के पास लाना है। और दोस्तों अपने नीज को हमें क्या करना है, अपने चेस्ट के टुवर्ड्स लाना है और अपने हैंड से उसे क्या करना है, उसे पकड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने थाई को प्रेस करना है अपने एब्डोमेन तक विद अ क्लैप्स्ड हैंड। अब इसका कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब बेनिफिट यह है दोस्तों कि हमें क्योर करता है और प्रिवेंट करता है डायबिटीज से। और दोस्तों जो डाइजेस्टिव फंक्शनिंग होती है उसे इंप्रूव करता है और ओबेसिटी को क्योर करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है हमें ये।
उसके बाद दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, स्लिप्ड डिस्क है, हर्निया है, और दोस्तों जो प्रेग्नेंट विमेन है और एब्डोमेन सर्जरी जिन लोगों की अभी रिसेंटली हुई है, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मत्स्य आसना। मत्स्य आसना को दोस्तों हम फिश पोज भी कहते हैं। तो दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें पद्मासना में बैठना है और उसके बाद दोस्तों हमें लेटना है सुपाइन पोजीशन में और अपने बिहाइंड दोस्तों एक आर्क को क्रिएट करना है और उसके बाद दोस्तों हमें अपने टोज को पकड़ना है अपने हैंड के फिंगर्स की हेल्प से और इसी पोजीशन में कुछ देर तक रहना है। इसी को दोस्तों हम मत्स्य आसना कहते हैं। इसके दोस्तों कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये बैक पेन से हमें क्योर करता है, नी पेन से भी ये हमें क्योर करता है, ये दोस्तों आई में होने वाले डिफेक्ट से भी हमें क्योर करता है। स्किन डिजीजेस जिन लोगों को भी है दोस्तों, वो लोग अगर इस आसना को परफॉर्म करें तो उनके लिए भी दोस्तों ये जो आसना है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और दोस्तों ये बेस्ट आसना है अगर दोस्तों हमें अस्थमा से रिलीफ पाना है तो। अब इसका दोस्तों कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, नेक इंजरी हो, लोअर बैक प्रॉब्लम्स हो, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा हलासना। हलासना को दोस्तों हम प्लो पोज भी कहते हैं। तो इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एकदम ग्राउंड पे स्ट्रेट लेट जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हथेली को मतलब अपने पाम को अपने बॉडी के पास रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी हथेली को मतलब अपने पाम को अपने बॉडी के बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी लोअर बॉडी को हल्का सा उठाना है रिदम के साथ और उसे दोस्तों अपने हेड के बिहाइंड रखना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और इसी पोजीशन में दोस्तों हमें रहना है 10 से 15 सेकंड्स तक और उसके बाद दोस्तों हमें वापस से बॉडी को स्ट्रेट कर लेना है कुछ देर बाद। तो यही होता है दोस्तों हलासना। अब दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे नेक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, वेट को और बैक पेन को भी दोस्तों रिड्यूस करता है, जो हमारी दोस्तों बैकबोन है उसे भी दोस्तों स्ट्रेंथन करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है हमारी बॉडी में। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं बैक प्रॉब्लम से, वीक लेग्स से, वीक हैमस्ट्रिंग मसल्स से, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पश्चिमोत्तासना। पश्चिमोत्तासना के दोस्तों हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर है दोस्तों कि हमें सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, अपने लेग्स को दोस्तों स्ट्रेच करना है फ्रंट पोजीशन में और ट्राई करना है कि हम टच कर पाए अपने फोरहेड से अपने नीज को और उसके बाद अपने हैंड से हम होल्ड करेंगे अपने फीट्स को। तो ये था प्रोसीजर ऑफ पश्चिमोत्तासना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो दोस्तों ये जो आसना है ये कंट्रोल करता है वेट को और ओबेसिटी को। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए ये आसना काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और जो लीवर डिजीजेस जिन लोगों को होती है उनके लिए भी ये जो आसना है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और जो लोग सफर कर रहे हैं स्किन डिजीजेस से उनके लिए भी दोस्तों ये जो आसना है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब इसका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग को भी प्रॉब्लम है स्लिप्ड डिस्क की, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अर्धमत्स्येंद्रासना। इसे दोस्तों हम हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज भी कहते हैं, सिटेड ट्विस्ट पोज भी इसे कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट थाई के अंडर रखना है और दोस्तों जो हमारा राइट लेग होगा वो क्रॉस होगा लेफ्ट थाई के ऊपर से और हमें दोस्तों अपने राइट टो को होल्ड करना है अपने लेफ्ट हैंड से और अपने हेड को टर्न करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में टू द राइट साइड और इसके बाद दोस्तों हमें इसी आसना को दूसरे साइड से भी परफॉर्म करना है। अब इसका कुछ बेनिफिट्स भी है। ये दोस्तों हमारे वेट को और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को भी दोस्तों डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी दोस्तों ये क्योर करता है और हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए भी मदद करता है। और इसका दोस्तों कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है। प्रेग्नेंट वुमेन को ये आसना को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा धनुरासना। धनुरासना को दोस्तों हम बो पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें पेट के बल पर ग्राउंड पर लेटना है सीधा। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी नीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड से अपने फीट को पकड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें गहरी सांस लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने चेस्ट को हल्का सा उठाना है, हल्का सा रेज करना है जितना ऊंचा हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फीट को स्ट्रेच करना है जिससे हमारी जो बॉडी है वो बो के शेप में लगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन में रहना है जितनी देर तक हम दोस्तों इस पोजीशन को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि जो आसना है ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना देता है। ओबेसिटी से, कॉन्स्टिपेशन से और स्टोमक पेन से दोस्तों ये जो आसना है ये हमें क्योर करता है।
अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हर्निया से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वेमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा उष्ट्रासना। उष्ट्रासना को दोस्तों हम कैमल पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने नीज पर बैठना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने बॉडी को इतना बेंड कर लेना है ताकि जिससे जो हमारे हैंड्स हैं वो हमारे फीट्स को पकड़ पाएं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक है या हेड है वो भी दोस्तों पीछे की तरफ बेंड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ पुश करना है। और दोस्तों इस पोजीशन में जो हमारा ब्रीथ होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों उष्ट्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, चेस्ट रीजन में और नेक रीजन में। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एब्डोमेन इंजरी से, बैक इंजरी से, नी इंजरी से, नेक इंजरी से, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा सूर्य विधन प्राणायाम। इसको दोस्तों हम राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग भी कहते हैं। अब दोस्तों ये जो आसना है इसको परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों जो हमारा हेड है उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और हमें अपनी स्पाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आइज़ को क्लोज कर लेना है और अपनी होल बॉडी को, मतलब अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों को अपने नीज पर रखना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है हमें दोस्तों कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीदिंग पे, मतलब अपने सांसों पे दोस्तों हमें कंसंट्रेट करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट साइड की जो नाक है हमारी उसे दोस्तों राइट हैंड के फिंगर्स से हल्का सा प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने सांसों को इनहेल करना है, मतलब सांसों को अंदर लेना है राइट नॉस्ट्रिल से, मतलब जो हमारे राइट साइड की जो नाक है वहाँ से हमें अपने सांसों को अंदर लेना है। उसके थोड़ी देर बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने राइट तरफ की जो हमारी नाक है उसे हल्का सा क्लोज करना है और जो हमारी लेफ्ट तरफ की जो नाक है वहाँ से हमें सांसों को छोड़ना है। इसी प्रोसेस को दोस्तों हमें रिपीट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो यही होता है दोस्तों आपका सूर्य विधन प्राणायाम। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि जो आसना है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये जो आसना है दोस्तों ये एंग्जाइटी को और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है, मतलब उसे कम करता है। और दोस्तों ये जो आसना है बिल्कुल एक्टिव कर देता है हमारी बॉडी को और दोस्तों हमारी बॉडी के फंक्शंस को। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, और दोस्तों जो लोग भी हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा आसनास फॉर डायबिटीज़। तो अब सबसे पहले बात आती है कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो डायबिटीज़ इज सच ए डिसऑर्डर दैट इज कॉजेज शुगर टू बिल्ड अप इन आवर ब्लड स्ट्रीम। डायबिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों कि ये वो डिसऑर्डर है जो कि दोस्तों इस कारण से होता है कि जब दोस्तों जो शुगर होती है वो बिल्डअप हो जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब दोस्तों नीचे वाली लाइंस में हमें दिया गया है कि डायबिटीज़ कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ़ द फॉलोइंग आसनास आर परफॉर्म रेगुलरली। तो दोस्तों हम डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं अगर हम दोस्तों कुछ आसनास को रेगुलरली परफॉर्म करें तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से आसनास को हमें परफॉर्म करना है अगर हमें डायबिटीज़ को ठीक करना है। तो सबसे पहला आसना है दोस्तों हमारा कटी चक्रासना। कटी चक्रासना को दोस्तों हम स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। तो इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा कि हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने पैरों को चिपका कर। सेकंड स्टेप है दोस्तों हमारा कि हमारा जो स्पाइन होना चाहिए और जो हमारे शोल्डर होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पैरों को दूर ले जाना है अपने शोल्डर लेवल तक। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है शोल्डर लेवल पर। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है, मतलब हमें अपने सांसों को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही सांस को अपने छोड़ेंगे तुरंत हमें क्या करना है, तुरंत हमें अपने वेस्ट से अपने बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करना है राइट डायरेक्शन में। और उसके बाद दोस्तों हमें पीछे की ओर देखना है राइट डायरेक्शन में, और इसी पोस्चर में हमें रहना है कुछ देर तक, जितनी देर तक हम इसे कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों कटी चक्रासना। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। तो दोस्तों ये जो आसना है ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारे स्पाइन और वेस्ट में। ये हमारे स्पाइन एंड वेस्ट को स्ट्रेंथन करता है। कॉन्स्टिपेशन के केस में दोस्तों ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हेल्प करता है हमें बैक पेन से भी रिलीफ पाने के लिए।
अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हार्निया से, स्लिप्ड डिस्क से, एब्डोमिनल सर्जरी उनकी हुई है, मतलब उनके पेट में अभी अभी कुछ सर्जरी हुई है या फिर उनके स्पाइन में कुछ सर्जरी हुई है, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना को दोस्तों हम विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं और लेग लॉक पोज भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर दोस्तों कि हमें अपने पीठ के बल पर लेटना है एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फीट्स को और अपने आर्म्स को अपने बॉडी के बिसाइड लाना है, अपने बॉडी के पास लाना है। और दोस्तों अपने नीज को हमें क्या करना है? अपने चेस्ट के टुवर्ड्स लाना है और अपने हैंड से उसे क्या करना है? उसे पकड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने थाई को प्रेस करना है अपने एब्डोमेन तक विद अ क्लैप्स्ड हैंड। अब इसका कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब बेनिफिट यह है दोस्तों कि हमें क्योर करता है और प्रिवेंट करता है डायबिटीज से। और दोस्तों जो डाइजेस्टिव फंक्शनिंग होती है उसे इंप्रूव करता है और ओबेसिटी को क्योर करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है हमें ये। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, स्लिप्ड डिस्क है, हर्निया है, और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है और एब्डोमेन सर्जरी जिन लोगों की अभी रिसेंटली हुई है, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भुजंगासना, जिसको दोस्तों हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर यह है कि दोस्तों हमें सबसे पहले तो अपने बेली पे, मतलब अपने पेट के बल पर लाई होना है, मतलब लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमारे बॉडी के अपर पार्ट को रेस करना है, मतलब उसे थोड़ा सा उठाना है अपने हैंड्स के सपोर्ट के साथ। और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोस्चर में कुछ देर तक रहना है। तो ये होता है दोस्तों भुजंगा आसना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि हमारे नेक में और स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर के रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसे भी क्योर करता है, और जो हमारे हैंड के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करता है, गैस डिसऑर्डर को, कॉन्स्टिपेशन को, इनडाइजेशन को भी ये क्योर करता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को ये आसना को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग सफर कर रहे हैं हर्निया से, बैक इंजरीज से, हेडेक से और रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, मतलब उनकी दोस्तों अभी अभी सर्जरीज हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर दोस्तों कुछ लोग फेस कर रहे हैं तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है सलभासना। सलभासना को दोस्तों हम लोकस्ट पोज या फिर ग्रास ओपर पोज भी कहते हैं। तो दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें दोस्तों ग्राउंड पर लेटना है अपने पेट के बल पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पाम्स को, मतलब जो हमारी हथेली है, उसको दोस्तों अपनी बॉडी के पास रखना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों पैरों को चिपका लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी लोअर बॉडी को, मतलब जो हमारी वेस्ट से नीचे जो हमारी बॉडी है, उसको दोस्तों धीरे धीरे करके उठाना है, जिसमें दोस्तों जो हमारे लेग्स होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए जब हम उसे उठाएंगे तो। और जो हमारे हैंड्स होंगे वो हमारे स्टोमक के पास ही होने चाहिए। और दोस्तों हमें अपने पैरों को उतना ही उठाना है जितना हम उठा सकते हैं। और दोस्तों जो हमारी बॉडी का फ्रंट पोर्शन है वो बिल्कुल दोस्तों ग्राउंड से टच करना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों सलभासना। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है, हमारे स्पाइन को, वेस्ट को फ्लेक्सिबल बना देता है और वेट को रिड्यूस करने में मदद करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं ब्लड प्रेशर से, हर्निया से या माइग्रेन की प्रॉब्लम से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा धनुरासना। धनुरासना को दोस्तों हम बो पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें पेट के बल पर ग्राउंड पर लेटना है सीधा। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी नीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड से अपने फीट को पकड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें गहरी सांस लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने चेस्ट को हल्का सा उठाना है, हल्का सा रेज करना है, जितना ऊंचा हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फीट को स्ट्रेच करना है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो बो के शेप में लगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन में रहना है जितनी देर तक हम दोस्तों इस पोजीशन को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि जो आसना है ये हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना देता है। ओबेसिटी से, कॉन्स्टिपेशन से और स्टोमक पेन से दोस्तों ये जो आसना है ये हमें क्योर करता है।
अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हर्निया से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा सुप्ता वज्रासना। सुप्ता वज्रासना को दोस्तों हम रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं और इसको हम स्लीपिंग थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसीजर दोस्तों कि हमें वज्रासना में बैठना है, मतलब दोस्तों हमें थंडरबोल्ट पोज में बैठना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ बेंड करना है अपने हाथों की मदद से, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और दोस्तों हमें इसी पोजीशन में 10 से 15 सेकंड्स तक रहना है। और दोस्तों जो बिगनर है, मतलब जो इस आसना को पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें दोस्तों 5 सेकंड्स तक रहना इनफ है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। तो यही होता है दोस्तों सुप्ता वज्रासना। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, और जो हमारे एंकल होते हैं, हिप्स होते हैं और थाई होते हैं उन्हें भी ये स्ट्रेंथन करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं नी या फिर जॉइंट पेन से, एंकल जॉइंट पेन से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पश्चिमोत्तासना। पश्चिमोत्तासना के दोस्तों हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर है दोस्तों कि हमें सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, अपने लेग्स को दोस्तों स्ट्रेच करना है फ्रंट पोजीशन में, और ट्राई करना है कि हम टच कर पाए अपने फोरहेड से अपने नीज को, और उसके बाद अपने हैंड से हम होल्ड करेंगे अपने फीट्स को। तो ये था प्रोसीजर ऑफ पश्चिमोत्तासना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो दोस्तों ये जो आसना है ये कंट्रोल करता है वेट को और ओबेसिटी को। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए ये आसना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो लीवर डिजीजेस जिन लोगों को होती है उनके लिए भी ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं स्किन डिजीजेस से उनके लिए भी दोस्तों ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग को भी प्रॉब्लम है स्लिप्ड डिस्क की, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अर्धमत्स्येंद्र आसना। इसे दोस्तों हम हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज भी कहते हैं, सीटेड ट्विस्ट पोज भी इसे कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट थाई के अंडर रखना है, और दोस्तों जो हमारा राइट लेग होगा वो क्रॉस होगा लेफ्ट थाई के ऊपर से, और हमें दोस्तों अपने राइट टो को होल्ड करना है अपने लेफ्ट हैंड से, और अपने हेड को टर्न करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में टू द राइट साइड। और इसके बाद दोस्तों हमें इसी आसना को दूसरे साइड से भी परफॉर्म करना है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी है। ये दोस्तों हमारे वेट को और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को भी दोस्तों डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी दोस्तों ये क्योर करता है, और हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए भी मदद करता है। और इसका दोस्तों कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है। प्रेग्नेंट वुमेन को ये आसना को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा मंडूकासना। मंडूकासना को दोस्तों हम फ्रॉग पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें वज्रासना में बैठना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट पाम को अपने लेफ्ट पाम पर रखना है, और उसको दोस्तों ज्वाइन कर कर हमें अपने नेवल के पास, मतलब दोस्तों जहां पर जो हमारी नाभि है वहां पर दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड्स को रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने स्टोमक को इनवर्ड प्रेस करना है, अंदर की तरफ हल्का सा प्रेस करना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सांस को छोड़ते छोड़ते ही हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा बैंड होना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। और दोस्तों बैंड होते होते हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही देखना है। उसके बाद दोस्तों हमें इस पोजीशन में अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, उसे रोक कर रखना है, और दोस्तों हमें कुछ देर तक रहना है इसी पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों हमें स्लोली सांस को लेना है, और उसके बाद दोस्तों हम वापस से अपने इनिशियल पोज में, मतलब अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ सकते हैं। और इसी आसना को दोस्तों हमें परफॉर्म करना है 3 से 4 बार। तो यही होता है मंडूकासना। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये जो आसना है दोस्तों ये हमें प्रिवेंट करता है डायबिटीज से, और दोस्तों ये जो आसना है ये हमें रिलीफ देता है स्ट्रेस से और एंग्जाइटी से। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं बैक इंजरी से, माइग्रेन से, हाई ब्लड प्रेशर से और नी पेन से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोमुखासना। गोमुखासना के दोस्तों हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। गोमुखासना का प्रोसीजर क्या है? तो गोमुखासना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें बैठना है जमीन पर अपने लेग्स को स्ट्रेट करके। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हमें बैठना है अपने लेफ्ट फुट पर और अपने राइट थाई को दोस्तों अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट आर्म को बिहाइंड रखना है ओवर द शोल्डर्स और उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट आर्म को बिहाइंड रखना है अंडर द शोल्डर्स। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड के फिंगर्स को एक दूसरे से पकड़ लेना है। तो ये था दोस्तों प्रोसीजर गोमुखासना का। अब दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये हमारे लेग मसल्स को स्ट्रांग रखता है, हमारे लंग्स के दोस्तों फंक्शन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं शोल्डर पेन, नी पेन और बैक पेन से, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी नी इंजरी है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा योग मुद्रा। योग मुद्रा को दोस्तों हम साइकिक यूनियन पोज भी कहते हैं। तो दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें बैठना है पद्मासना में अपने आइज को क्लोज कर कर। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी होल बॉडी को रिलैक्स कर लेना है और दोस्तों जो हमारी ब्रीथ होगी, जो मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, वो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ पकड़ लेना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन में एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब अपने सांस को छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही अपने सांस को छोड़ेंगे तुरंत के तुरंत दोस्तों हमें बेंड फॉरवर्ड हो जाना है, मतलब दोस्तों हमें आगे की तरफ बेंड हो जाना है। और दोस्तों हम जैसे ही आगे की तरफ बेंड होंगे तब दोस्तों जो हमारा स्पाइन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हम बेंड तो हो गए, लेकिन दोस्तों जो हमारा फोरहेड होगा, मतलब जो हमारा माथा है, वो फ्लोर से बिल्कुल टच होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें बिल्कुल स्लोली ब्रीथ करना है और दोस्तों हमें फोकस करना है कि हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो रही है। इसी को दोस्तों हम कहते हैं योग मुद्रा। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये इंप्रूव करता है डाइजेशन को, क्योर करता है हमें कॉन्स्टिपेशन से। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, उन्हें बूस्ट करता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इन्हेंस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है हमारे स्पाइन, बैक और हिप्स में। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एंकल इंजरी से, नी इंजरी से, बैक प्रॉब्लम से और लो ब्लड प्रेशर से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा उष्ट्रासना। उष्ट्रासना को दोस्तों हम कैमल पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने नीज पर बैठना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने बॉडी को इतना बेंड कर लेना है ताकि जिससे जो हमारे हैंड्स हैं वो हमारे फीट्स को पकड़ पाएं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक है या हेड है वो भी दोस्तों पीछे की तरफ बेंड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ पुश करना है। और दोस्तों इस पोजीशन में जो हमारा ब्रीथ होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों उष्ट्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, चेस्ट रीजन में और नेक रीजन में। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एब्डोमेन इंजरी से, बैक इंजरी से, नी इंजरी से, नेक इंजरी से, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है कपालभाति। कपालभाति को दोस्तों करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजिशन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आइज़ को क्लोज कर लेना है और दोस्तों जो हमारा स्पाइन है उसे भी हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक गहरी सांस लेनी है जिसमें दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने लंग्स में फिल कर लें। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब सांस को छोड़ना है। और दोस्तों जब हम सांस को छोड़ेंगे इस प्रोसेस में दोस्तों हमें एक हिजिंग साउंड सुनाई देगी। इसी को दोस्तों हम कपालभाति कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, हमारे किडनीज और लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हमें छुटकारा दिलाता है और हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं अल्सर से, हाई ब्लड प्रेशर से और हार्ट डिजीज से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा आसनास फॉर अस्थमा। तो अब सबसे पहले बात आती है कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोवेड, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो दोस्तों जो अस्थमा है वो लंग्स की एक डिजीज है जिसमें दोस्तों जो हमारे एयरवेज होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं या फिर नैरोवेड हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी को दोस्तों हम अस्थमा कहते हैं। अब नीचे की लाइंस में दोस्तों कुछ चीज़ें लिखी हुई है, चलिए उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ़ द फॉलोइंग आसनास आर प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। अगर दोस्तों हमें अस्थमा को ठीक करना है तो हमें दोस्तों कुछ आसनास को रेगुलरली परफॉर्म करना है, जिसके थ्रू दोस्तों हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आसनास के थ्रू हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसना है दोस्तों हमारा टाड़ासना। टाड़ासना को दोस्तों हम पाम ट्री पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने टोज पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों आर्म्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोज को होल्ड करना है जितनी भी देर तक हम दोस्तों इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों हमें इस पोज को, इस आसना को इतनी देर तक करना है जितनी देर तक हम इस आसना को कर सकते हैं। और दोस्तों इस आसना में जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये लेग मसल्स को डेवलप करता है, चिल्ड्रन की हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है और दोस्तों ये हमारे फिजिकल और मेंटल बैलेंस को भी डेवलप करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी दोस्तों हेडेक रहता है, उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा ऊर्ध्वा हस्तोत्तनासना। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें एकदम सीधा खड़ा होना है, अपने फीट्स को दूर कर मतलब अपने पैरों को दूर कर हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है, मतलब अपने सांसों को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हाथों को उठाना है अपने शोल्डर लेवल पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फिंगर्स को, मतलब अपने दोनों हैंड्स के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है, मतलब आपस में जोड़ लेना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने वेस्ट को हल्का सा घुमाना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें स्लोली रेस करना है अपने हैंड्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ हमें उसे रेस करना है, मतलब उठाना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही एक्सहेल करेंगे, जैसे ही अपने सांसों को छोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें लेफ्ट डायरेक्शन में तुरंत बेंड होना है, मतलब हल्का सा झुकना है। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है और अपने नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब सांसों को छोड़ना है। और उसके बाद दोस्तों हमें बेंड होना है राइट वर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है और नॉर्मल पोजीशन में वापस से आ जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड्स को डाउन कर लेना है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये बैक पेन से और कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ देता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमें हेल्प करता है हमारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। और दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं नेक इंजरी से और शोल्डर इंजरी से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है उत्तन मंडूकासना। उत्तन मंडूकासना को दोस्तों हम एक्सटेंडेड फ्रॉग पोज भी कहते हैं और इसको दोस्तों हम स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें मैट पर बैठना है वज्रासना में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों नीज को दूर कर लेना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट हैंड को उठाना है और उसे पीछे ले जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है, उसे भी दोस्तों हमें पीछे ले जाना है और अपने दोनों हैंड्स को पीछे से इंटरलॉक कर लेना है। और इसी पोजीशन में दोस्तों हमें ब्रीथिंग करनी है, मतलब इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। और इसी को दोस्तों हम उत्तन मंडूकासना कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये नेक पेन से और शोल्डर पेन से हमें रिलीफ देता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी दोस्तों ये हमें रिलीफ देता है। और दोस्तों ये हमारे एल्बो जॉइंट्स को भी स्ट्रेच करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एल्बो हेल्थ के लिए। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं। मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एल्बो पेन से, नी प्रॉब्लम से या हर्निया से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भुजंगासना, जिसको दोस्तों हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर यह है कि दोस्तों हमें सबसे पहले तो अपने बेली पे, मतलब अपने पेट के बल पर लाई होना है, मतलब लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमारे बॉडी के अपर पार्ट को रेस करना है, मतलब उसे थोड़ा सा उठाना है अपने हैंड्स के सपोर्ट के साथ। और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोस्चर में कुछ देर तक रहना है। तो ये होता है दोस्तों भुजंगासना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि हमारे नेक में और स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है,
लीवर के रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसे भी क्योर करता है, और जो हमारे हैंड के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करता है। गैस डिसऑर्डर को, कॉन्स्टिपेशन को, इनडाइजेशन को भी ये क्योर करता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को ये आसना को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग सफर कर रहे हैं हर्निया से, बैक इंजरीज से, हेडेक से और रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, मतलब उनकी दोस्तों अभी अभी सर्जरीज हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर दोस्तों कुछ लोग फेस कर रहे हैं तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा धनुरासना। धनुरासना को दोस्तों हम बो पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें पेट के बल पर ग्राउंड पर लेटना है सीधा। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी नीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड से अपने फीट को पकड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें गहरी सांस लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने चेस्ट को हल्का सा उठाना है, हल्का सा रेज करना है, जितना ऊंचा हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फीट को स्ट्रेच करना है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो बो के शेप में लगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन में रहना है जितनी देर तक हम दोस्तों इस पोजीशन को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि जो आसना है ये हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना देता है। ओबेसिटी से, कॉन्स्टिपेशन से और स्टोमक पेन से दोस्तों ये जो आसना है ये हमें क्योर करता है। अब दोस्तों जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हर्निया से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा उष्ट्रासना। उष्ट्रासना को दोस्तों हम कैमल पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने नीज पर बैठना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने बॉडी को इतना बेंड कर लेना है ताकि जिससे जो हमारे हैंड्स हैं वो हमारे फीट्स को पकड़ पाएं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक है या हेड है वो भी दोस्तों पीछे की तरफ बेंड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ पुश करना है। और दोस्तों इस पोजीशन में जो हमारा ब्रीथ होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों उष्ट्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, चेस्ट रीजन में और नेक रीजन में। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एब्डोमेन इंजरी से, बैक इंजरी से, नी इंजरी से, नेक इंजरी से, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है वक्रासना। वक्रासना को दोस्तों हम सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं, और इसको दोस्तों हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है, अपने लेग्स को स्ट्रेच करके, अपने लेग्स को फैलाकर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों पैरों को साथ में चिपका कर बैठना है, और जो हमारा स्पाइन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए उस समय पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट नी पर रखना है, और अपने राइट हैंड को अपने बिहाइंड रखना है, मतलब अपने पीछे रखना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ट्विस्ट करना है, मतलब हल्का सा घूमना है राइट डायरेक्शन में, और दोस्तों हमें देखना भी है अपने राइट शोल्डर की तरफ, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें होल्ड होना है, मतलब कुछ देर के लिए वहीं पर रुकना है। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रीथ आउट करना है, मतलब एक्सहेल करना है, और वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाना है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में वापस से आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों हमें सेम आसना को दूसरी डायरेक्शन से भी परफॉर्म करना है। और उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इसको दूसरी डायरेक्शन से भी परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रिलैक्स करना है। तो यही होता है दोस्तों हमारा वक्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमें बैक पेन से और नेक पेन से रिलीफ देता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फटीग से भी दोस्तों ये हमें रिलीफ देता है, और ये दोस्तों इंप्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, और दोस्तों ये हमें हेडेक से भी क्योर करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं अल्सर से, स्लिप्ड डिस्क से, स्पाइन इंजरी, शोल्डर इंजरी, हिप इंजरी से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है कपालभाति। कपालभाति को दोस्तों करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आइज़ को क्लोज कर लेना है, और दोस्तों जो हमारा स्पाइन है उसे भी हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक गहरी सांस लेनी है, जिसमें दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को
अपने लंग्स में फिल कर लें। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब सांस को छोड़ना है। और दोस्तों जब हम सांस को छोड़ेंगे इस प्रोसेस में दोस्तों हमें एक हिजिंग साउंड सुनाई देगी। इसी को दोस्तों हम कपालभाति कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। हमारे किडनीज और लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हमें छुटकारा दिलाता है और हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं अल्सर से, हाई ब्लड प्रेशर से और हार्ट डिजीज से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोमुख आसना। गोमुख आसना के दोस्तों हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। गोमुख आसना का प्रोसीजर क्या है? तो गोमुख आसना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें बैठना है जमीन पर अपने लेग्स को स्ट्रेट करके। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हमें बैठना है अपने लेफ्ट फुट पर और अपने राइट थाई को दोस्तों अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट आर्म को बिहाइंड रखना है ओवर द शोल्डर्स और उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट आर्म को बिहाइंड रखना है अंडर द शोल्डर्स। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड के फिंगर्स को एक दूसरे से पकड़ लेना है। तो ये था दोस्तों प्रोसीजर गोमुख आसना का। अब दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये हमारे लेग मसल्स को स्ट्रांग रखता है, हमारे लंग्स के दोस्तों फंक्शन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं शोल्डर पेन, नी पेन और बैक पेन से, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी नी इंजरी है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मत्स्य आसना। मत्स्य आसना को दोस्तों हम फिश पोज भी कहते हैं। तो दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें पद्मासना में बैठना है और उसके बाद दोस्तों हमें लेटना है सुपाइन पोजीशन में और अपने बिहाइंड दोस्तों एक आर्क को क्रिएट करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने टोज को पकड़ना है अपने हैंड के फिंगर्स की हेल्प से और इसी पोजीशन में कुछ देर तक रहना है। इसी को दोस्तों हम मत्स्य आसना कहते हैं। इसके दोस्तों कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये बैक पेन से हमें क्योर करता है, नी पेन से भी ये हमें क्योर करता है, ये दोस्तों आई में होने वाले डिफेक्ट से भी हमें क्योर करता है। स्किन डिजीजेस जिन लोगों को भी है दोस्तों, वो लोग अगर इस आसना को परफॉर्म करें तो उनके लिए भी दोस्तों ये जो आसना है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और दोस्तों ये बेस्ट आसना है अगर दोस्तों हमें अस्थमा से रिलीफ पाना है तो। अब इसका दोस्तों कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, नेक इंजरी हो, लोअर बैक प्रॉब्लम्स हो, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को दोस्तों हम अल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों जो हमारी स्पाइन होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और जो हमारा हेड होगा वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट हैंड के थंब को अपने राइट तरफ वाली नाक पर रखना है, हल्का सा प्रेस करना है, उसे हल्का सा क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने सांसों को छोड़ना है अपने लेफ्ट तरफ वाली जो हमारी नाक है वहां से। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट तरफ वाली नाक से ही सांस को अंदर भी लेना है, मतलब इनहेल भी करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट हैंड का जो हमारा लिटिल फिंगर है उससे दोस्तों हमें क्लोज करना है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, मतलब हमारे लेफ्ट तरफ वाली जो नाक है उसे क्लोज करना है अपने लिटिल फिंगर से। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने ब्रीथ को होल्ड कर कर रखना है कम से कम 15 सेकंड तक, मतलब अपने ब्रीथ को रोक कर रखना है 15 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट थंब को रिमूव कर लेना है, मतलब उसे हटा लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है अपने राइट नॉस्ट्रिल से, मतलब दोस्तों हमें अपने सांसों को छोड़ना है अपने राइट तरफ वाली जो हमारी नाक है उससे। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है अपने राइट तरफ वाली नॉस्ट्रिल से, मतलब अपने राइट तरफ वाली नाक से। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से अपने सांसों को रोकना है कम से कम 15 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों हमें रिमूव करना है अपने लेफ्ट लिटिल फिंगर को अपनी नॉस्ट्रिल से और उसके बाद दोस्तों हमें वापस से एक्सहेल करना है। तो यही होता है दोस्तों अनुलोम विलोम। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, स्पिरिचुअल पावर को भी इम्प्रूव करता है, मेमोरी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और दोस्तों ये हमारे माइंड को शांत करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हार्ट प्रॉब्लम से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। टॉपिक है दोस्तों हमारा आसनास फॉर हाइपरटेंशन।
तो अब सबसे पहले बात आती है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसी को दोस्तों हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब दोस्तों नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, चलिए उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसनास आर प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। मतलब दोस्तों हम हाइपरटेंशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं अगर दोस्तों हम कुछ आसनास को रेगुलरली परफॉर्म करें तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आसनास को हमें परफॉर्म करना चाहिए अगर हमें दोस्तों हाइपरटेंशन को क्योर करना है तो सबसे पहला आसना है दोस्तों हमारा टाड़ासना। टाड़ासना को दोस्तों हम पाम ट्री पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने टोज पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों आर्म्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोज को होल्ड करना है जितनी भी देर तक हम दोस्तों इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों हमें इस पोज को, इस आसना को इतनी देर तक करना है जितनी देर तक हम इस आसना को कर सकते हैं। और दोस्तों इस आसना में जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये लेग मसल्स को डेवलप करता है, चिल्ड्रन की हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है और दोस्तों ये हमारे फिजिकल और मेंटल बैलेंस को भी डेवलप करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी दोस्तों हेडेक रहता है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा कटी चक्रासना। कटी चक्रासना को दोस्तों हम स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। तो इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा कि हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने पैरों को चिपका कर। सेकंड स्टेप है दोस्तों हमारा कि हमारा जो स्पाइन होना चाहिए और जो हमारे शोल्डर होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पैरों को दूर ले जाना है अपने शोल्डर लेवल तक। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है शोल्डर लेवल पर। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है, मतलब हमें अपने सांसों को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही सांस को अपने छोड़ेंगे तुरंत हमें क्या करना है, तुरंत हमें अपने वेस्ट से अपने बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करना है राइट डायरेक्शन में। और उसके बाद दोस्तों हमें पीछे की ओर देखना है राइट डायरेक्शन में। और इसी पोस्चर में हमें रहना है कुछ देर तक, जितनी देर तक हम इसे कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों कटी चक्रासना। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। तो दोस्तों ये जो आसना है ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारे स्पाइन और वेस्ट में। ये हमारे स्पाइन एंड वेस्ट को स्ट्रेंथन करता है। कॉन्स्टिपेशन के केस में दोस्तों ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हेल्प करता है हमें बैक पेन से भी रिलीफ पाने के लिए। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हर्निया से, स्लिप्ड डिस्क से, एब्डोमिनल सर्जरी उनकी हुई है, मतलब उनके पेट में अभी अभी कुछ सर्जरी हुई है या फिर उनके स्पाइन में कुछ सर्जरी हुई है, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है उत्तन पदासना। उत्तन पदासना को दोस्तों हम रेज्ड लेग पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर लेटना है सुपाइन पोजीशन में। और उस वक्त दोस्तों हमारी बॉडी में बिल्कुल भी कहीं पर गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड्स को भी अपने थाई के पास बिल्कुल चिपका कर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है, मतलब सांसों को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे करके अपने लेग्स को 30 डिग्री के एंगल पर अपने लेग्स को उठाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उस वक्त दोस्तों जो हमारा लेग्स है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन को जितनी देर तक हम कर सकते हैं उतनी देर तक करना है। और जब दोस्तों हम इस पोजीशन को कर रहे हैं उस वक्त दोस्तों हमें स्लोली इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब अपने सांसों को छोड़ना है और धीरे धीरे करके अपने लेग्स को नीचे ले आना है। तो ये तो था दोस्तों एक राउंड। अब ऐसे ही दोस्तों हमें कम से कम 3 से 5 राउंड हमें परफॉर्म करने हैं। इसी को दोस्तों हम उत्तन पदासना कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमें एसिडिटी से, इनडाइजेशन से और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। बैक पेन से भी दोस्तों ये हमें क्योर करता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये स्ट्रेंथन कर देता है हमारे बैक को, हिप्स को, थाई मसल्स को और दोस्तों एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं बैक रिलेटेड डिजीज से उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा अर्धहलासना। अर्धहलासना को दोस्तों हम हाफ प्लो पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें सुपाइन पोजीशन में लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों लेग्स को एकदम चिपका लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड्स को अपने थाई के पास चिपकाना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें स्लोली ब्रीथ इन करना है, मतलब इनहेल करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को उठाना है ग्राउंड से परपेंडिकुलर। और दोस्तों उस समय जो हमारे नीज होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने सांसों को होल्ड कर रखना है, मतलब अपने सांसों को रोक कर रखना है।
जब दोस्तों हम इस पोजीशन को परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन में रहना है जितनी देर तक दोस्तों हम इस पोजीशन में रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है और उसके बाद दोस्तों हमें वापस से अपने लेग्स को जमीन पर ले आना है। इसी को दोस्तों हम अर्ध हलासना कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये जो आसना है दोस्तों ये हमारी भूख को और डाइजेशन को दोनों को दोस्तों इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है और दोस्तों ये हमारे थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं बैक पेन से या फिर हाई ब्लड प्रेशर से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा सरल मत्स्य आसना। सरल मत्स्य आसना को दोस्तों हम इजी फिश पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने पीठ के बल पर ग्राउंड पर बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है, अपने पैरों को चिपका कर और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड्स को अपने हिप्स के अंदर रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे एल्बोज होने चाहिए, मतलब दोस्तों जो हमारी कोहनी होनी चाहिए, वो दोस्तों दोनों हैंड्स की दोस्तों पास में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रीथ इन करना है, मतलब इनहेल करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने हेड को, मतलब जो हमारा सिर है, उसको दोस्तों हल्का सा उठाना है और अपने चेस्ट को भी हल्का सा उठाना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हेड को बैकवर्ड लाना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा हेड होना चाहिए वो फ्लोर से टच करना चाहिए। और दोस्तों जो वेट होगा वो हमारे सिर पर कम होगा, हमारे एल्बोज पर वेट ज़्यादा होगा उस समय पर। और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोज में रहना है जितनी देर तक दोस्तों हम इस पोज को कर सकते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये जो आसना है ये स्ट्रेच कर देता है हमारे चेस्ट और नेक को, क्योर करता है दोस्तों ये आसना हमें अस्थमा से, और रिड्यूस कर देता है दोस्तों थाई और बेली फैट को। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से या फिर लो ब्लड प्रेशर से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोमुख आसना। गोमुख आसना के दोस्तों हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। गोमुख आसना का प्रोसीजर क्या है? तो गोमुख आसना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें बैठना है जमीन पर अपने लेग्स को स्ट्रेट करके। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हमें बैठना है अपने लेफ्ट फुट पर और अपने राइट थाई को दोस्तों अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट आर्म को बिहाइंड रखना है ओवर द शोल्डर्स। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट आर्म को बिहाइंड रखना है अंडर द शोल्डर्स। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड के फिंगर्स को एक दूसरे से पकड़ लेना है। तो ये था दोस्तों प्रोसीजर गोमुख आसना का। अब दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये हमारे लेग मसल्स को स्ट्रांग रखता है, हमारे लंग्स के दोस्तों फंक्शन को इंप्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं शोल्डर पेन, नी पेन और बैक पेन से, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी नी इंजरी है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है उत्तन मंडूकासना। उत्तन मंडूकासना को दोस्तों हम एक्सटेंडेड फ्रॉग पोज भी कहते हैं और इसको दोस्तों हम स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें मैट पर बैठना है वज्रासना में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों नीज को दूर कर लेना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट हैंड को उठाना है और उसे पीछे ले जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है, उसे भी दोस्तों हमें पीछे ले जाना है और अपने दोनों हैंड्स को पीछे से इंटरलॉक कर लेना है। और इसी पोजीशन में दोस्तों हमें ब्रीथिंग करनी है, मतलब इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। और इसी को दोस्तों हम उत्तन मंडूकासना कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये नेक पेन से और शोल्डर पेन से हमें रिलीफ देता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी दोस्तों ये हमें रिलीफ देता है। और दोस्तों ये हमारे एल्बो जॉइंट्स को भी स्ट्रेच करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एल्बो हेल्थ के लिए। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एल्बो पेन से, नी प्रॉब्लम से या हर्निया से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है वक्रासना। वक्रासना को दोस्तों हम सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं और इसको दोस्तों हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है, अपने लेग्स को स्ट्रेच करके, अपने लेग्स को फैलाकर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों पैरों को साथ में चिपका कर बैठना है और जो हमारा स्पाइन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए उस समय पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट नी पर रखना है और अपने राइट हैंड को अपने बिहाइंड रखना है, मतलब अपने पीछे रखना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ट्विस्ट करना है, मतलब हल्का सा घूमना है राइट डायरेक्शन में।
और दोस्तों हमें देखना भी है अपने राइट शोल्डर की तरफ, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें होल्ड होना है, मतलब कुछ देर के लिए वहीं पे रुकना है। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रीथ आउट करना है, मतलब एक्सहेल करना है, और वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाना है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में वापस से आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों हमें सेम आसना को दूसरी डायरेक्शन से भी परफॉर्म करना है। और उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इसको दूसरी डायरेक्शन से भी परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रिलैक्स करना है। तो यही होता है दोस्तों हमारा वक्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमें बैक पेन से और नेक पेन से रिलीफ देता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फटीग से भी दोस्तों ये हमें रिलीफ देता है, और ये दोस्तों इंप्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, और दोस्तों ये हमें हेडेक से भी क्योर करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं अल्सर से, स्लिप्ड डिस्क से, स्पाइन इंजरी, शोल्डर इंजरी, हिप इंजरी से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भुजंगासना, जिसको दोस्तों हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर यह है कि दोस्तों हमें सबसे पहले तो अपने बेली पे, मतलब अपने पेट के बल पर लाई होना है, मतलब लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमारे बॉडी के अपर पार्ट को रेस करना है, मतलब उसे थोड़ा सा उठाना है अपने हैंड्स के सपोर्ट के साथ, और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोस्चर में कुछ देर तक रहना है। तो ये होता है दोस्तों भुजंगासना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि हमारे नेक में और स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, लीवर के रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसे भी क्योर करता है, और जो हमारे हैंड के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करता है, गैस डिसऑर्डर को, कॉन्स्टिपेशन को, इनडाइजेशन को भी ये क्योर करता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को ये आसना को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग सफर कर रहे हैं हर्निया से, बैक इंजरीज से, हेडेक से और रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, मतलब उनकी दोस्तों अभी अभी सर्जरीज हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर दोस्तों कुछ लोग फेस कर रहे हैं तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा मकरासना। मकरासना को दोस्तों हम क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने पेट के बल पर सीधा लेट जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने चेस्ट को हल्का सा उठाना है, और उसके बाद दोस्तों हमें अपने एल्बोस को अपने शोल्डर के नीचे रख लेना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पाम्स को, मतलब अपनी हथेली को अपने चीक्स पर रखना है, मतलब अपने गालों पर रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है, और इस आसना को परफॉर्म करना है दोस्तों हमें 1 मिनट तक। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमें बैक पेन से और शोल्डर पेन से रिलीफ देता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी दोस्तों हमें रिलीफ देता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और लीवर और किडनीज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं स्टोमक के रिलेटेड प्रॉब्लम से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सवासना। सवासना को दोस्तों हम कॉर्प्स पोज, डेड पोज और मृतासना भी कहते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर यह है दोस्तों कि हमें सबसे पहले तो सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन होना है, मतलब लेटना है, और अपने लेग्स को एकदम स्ट्रेट रखना है। अपने आर्म्स को दोस्तों अपने बॉडी से अवे, मतलब अपनी बॉडी से दूर फैलाना है, और दोस्तों हमें अपनी बॉडी के हर एक लिम्स को लूज रख देना है और रिलैक्स रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे डीपली ब्रीथ करना है, और उसके बाद दोस्तों हमें अपने आईज को क्लोज करके ये सोचना है कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो लूज हो रही है, और अपनी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन देना है। और इस आसना को दोस्तों हम कर सकते हैं 10 to 12 मिनट्स तक। अब इसके दोस्तों कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि दोस्तों ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों उसे कंट्रोल करता है, इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल को हमारी बॉडी में, और दोस्तों हमारी होल बॉडी को रिलैक्स और काम कर देता है, और हमारे कंसंट्रेशन को और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। अब इसके दोस्तों कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी अभी एडवाइस किया गया है कि आप अभी लेट नहीं सकते, बैक पे आपको कोई भी प्रेशर नहीं डालना है, तो उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है नदी शोधाना प्राणायाम। नदी शोधाना प्राणायाम को दोस्तों हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसन को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें बैठना है कंफर्टेबली। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में रखना है। विष्णु मुद्रा क्या होता है ये दोस्तों आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है कंप्लीटली, मतलब दोस्तों हमें सांस को छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट तरफ की जो हमारी नाक है उसे दोस्तों ब्लॉक करना है, उसे दोस्तों क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है अपने लेफ्ट तरफ वाली नाक से। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल को जो हमने पकड़ा था उसे छोड़ देना है और एक्सहेल करना है।
उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट तरफ वाली जो हमारी नाक है उसे दोस्तों ब्लॉक करना है, मतलब उसे दोस्तों हमें क्लोज करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है राइट तरफ वाली जो हमारी नॉस्ट्रिल है उससे। उसके बाद दोस्तों जो हमने क्लोज किया था अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उसे दोस्तों हमें छोड़ देना है और एक्सहेल करना है। तो ये थी दोस्तों पूरी एक साइकिल। अब दोस्तों हमें ऐसे ही 10 to 12 साइकिल्स को परफॉर्म करना है। तो यही होता है दोस्तों नदी शोधना प्राणायाम। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हाई ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से दोस्तों ये हमें ओवरकम करने में मदद करता है। ये जो आसना है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वेट को कम करने के लिए। और दोस्तों ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। अब दोस्तों इस जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन से और दोस्तों माउथ, नोज, थ्रोट और लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को दोस्तों हम द कूलिंग ब्रीथ भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसीजर है दोस्तों कि हमें बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड्स को अपने नीज पर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आईज को क्लोज कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हमें अपने टंग को, मतलब जो हमारी जीभ है उसको एक ट्यूब जैसे रोल अप करना है। इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं इस तरीके से दोस्तों हमें करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने टंग से, मतलब दोस्तों हमें उस समय पर अपने जीभ से ही सांस लेना है, मतलब अपने मुंह से ही सांस लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने टंग को, मतलब जो हमारी जीभ है उसको माउथ के अंदर रख लेना है वापस से और अपने माउथ को क्लोज कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब सांसों को छोड़ना है अपने नाक की मदद से। और उसके बाद दोस्तों हमें इस आसना को कम से कम 4 बार तो करना है। उसके बाद दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमारी बॉडी को और माइंड को कूल करता है। ये जो आसना है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से उनके लिए। और दोस्तों ये जो आसना है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है डाइजेशन में। और दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर से और अस्थमा से, उन्हें दोस्तों इस आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आसनास फॉर बैक पेन एंड अर्थराइटिस। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैक पेन होता क्या है। तो दोस्तों हम अपने बैक में जो भी पेन फील करते हैं वही हमारा बैक पेन होता है। और दोस्तों ये जो बैक पेन है ये हमारे सर्विकल, थोरैसिक और लंबर रीजन में हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम समझ लेते हैं कि अर्थराइटिस क्या होता है। तो दोस्तों जो भी पेन हम हमारे जॉइंट्स में फील करते हैं वही हमारा अर्थराइटिस होता है। फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट्स। तो दोस्तों जो भी हम पेन हमारे नी जॉइंट्स में फील करेंगे तो वो दोस्तों नी अर्थराइटिस कहलाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें नीचे कुछ लाइंस लिखी है उसे हम पढ़ लेते हैं कि बैक पेन एंड अर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर इफ द फॉलोइंग आसनास आर परफॉर्म रेगुलरली। मतलब दोस्तों अगर हम कुछ आसनास को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो उससे हम बैक पेन और अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से आसनास है जिसके थ्रू हम बैक पेन और अर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसना है दोस्तों हमारा टाड़ासना। टाड़ासना को दोस्तों हम पाम ट्री पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसका प्रोसीजर ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें एकदम सीधा खड़ा होना है अपने टोज पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों आर्म्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोज को होल्ड करना है जितनी भी देर तक हम दोस्तों इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों हमें इस पोज को, इस आसना को इतनी देर तक करना है जितनी देर तक हम इस आसना को कर सकते हैं। और दोस्तों इस आसना में जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये लेग मसल्स को डेवलप करता है, चिल्ड्रन की हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है और दोस्तों ये हमारे फिजिकल और मेंटल बैलेंस को भी डेवलप करता है। अब दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी दोस्तों हेडेक रहता है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा ऊर्ध्वा हस्तोत्तनासना। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें एकदम सीधा खड़ा होना है, अपने फीट्स को दूर कर मतलब अपने पैरों को दूर कर हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है, मतलब अपने सांसों को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हाथों को उठाना है अपने शोल्डर लेवल पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने फिंगर्स को, मतलब अपने दोनों हैंड्स के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है, मतलब आपस में जोड़ लेना है जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने वेस्ट को हल्का सा घुमाना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें स्लोली रेस करना है अपने हैंड्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ हमें उसे रेस करना है, मतलब उठाना है।
उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही एक्सहेल करेंगे, जैसे ही अपने सांसों को छोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें लेफ्ट डायरेक्शन में तुरंत बेंड होना है, मतलब हल्का सा झुकना है। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है और अपने नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है, मतलब सांसों को छोड़ना है और उसके बाद दोस्तों हमें बेंड होना है राइटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इनहेल करना है और नॉर्मल पोजीशन में वापस से आ जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड्स को डाउन कर लेना है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये बैक पेन से और कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ देता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमें हेल्प करता है हमारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। और दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं नेक इंजरी से और शोल्डर इंजरी से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा अर्धचक्रासना। इसको हम हाफ व्हील पोज भी बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से हम अर्धचक्रासना को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस आसना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें सीधा खड़ा होना है, अपने दोनों फीट्स को साथ में लाकर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हैंड्स को अपने हिप्स की तरफ होल्ड करके रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पीछे की तरफ बेंड होना है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस समय पर हमें अपने नीज को बेंड नहीं करना है। और इस समय पर जब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे तो इस समय पर हमें दोस्तों धीरे धीरे सांस लेना है और हमें दोस्तों इसी पोज में कुछ देर तक रहना है। और अगर हमें दोस्तों अर्धचक्रासना का ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो उसके लिए हमें 2 से 3 बार इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका बेनिफिट्स। तो दोस्तों इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हमारे एंकल्स, थाइज, शोल्डर्स, चेस्ट, स्पाइन, एब्डोमेन इनको स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे वेस्ट और थाई के एरिया में जो फैट होता है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद दोस्तों इसका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो पर्सन भी माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, डायरिया, इंसोम्निया, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा उष्ट्रासना। उष्ट्रासना को दोस्तों हम कैमल पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने नीज पर बैठना है। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने बॉडी को इतना बेंड कर लेना है ताकि जिससे जो हमारे हैंड्स हैं वो हमारे फीट्स को पकड़ पाएं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक है या हेड है वो भी दोस्तों पीछे की तरफ बेंड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ पुश करना है। और दोस्तों इस पोजीशन में जो हमारा ब्रीथ होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों उष्ट्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, चेस्ट रीजन में और नेक रीजन में। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं एब्डोमेन इंजरी से, बैक इंजरी से, नी इंजरी से, नेक इंजरी से, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है वक्रासना। वक्रासना को दोस्तों हम सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं और इसको दोस्तों हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है, अपने लेग्स को स्ट्रेच करके, अपने लेग्स को फैलाकर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों पैरों को साथ में चिपका कर बैठना है और जो हमारा स्पाइन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए उस समय पर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट नी पर रखना है और अपने राइट हैंड को अपने बिहाइंड रखना है, मतलब अपने पीछे रखना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ट्विस्ट करना है, मतलब हल्का सा घूमना है राइट डायरेक्शन में। और दोस्तों हमें देखना भी है अपने राइट शोल्डर की तरफ, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें होल्ड होना है, मतलब कुछ देर के लिए वहीं पर रुकना है। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रीथ आउट करना है, मतलब एक्सहेल करना है और वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाना है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में वापस से आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों हमें सेम आसना को दूसरी डायरेक्शन से भी परफॉर्म करना है। और उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इसको दूसरी डायरेक्शन से भी परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रिलैक्स करना है। तो यही होता है दोस्तों हमारा वक्रासना। अब दोस्तों ये जो आसना है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमें बैक पेन से और नेक पेन से रिलीफ देता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फटीग से भी दोस्तों ये हमें रिलीफ देता है। और ये दोस्तों इंप्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में। और दोस्तों ये हमें हेडेक से भी क्योर करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं अल्सर से, स्लिप्ड डिस्क से,
स्पाइन इंजरी, शोल्डर इंजरी, हिप इंजरी से उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा सरल मत्स्य आसना। सरल मत्स्य आसना को दोस्तों हम इजी फिश पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने पीठ के बल पर ग्राउंड पर बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है, अपने पैरों को चिपका कर और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर कर। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड्स को अपने हिप्स के अंदर रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे एल्बोज होने चाहिए, मतलब दोस्तों जो हमारी कोहनी होनी चाहिए, वो दोस्तों दोनों हैंड्स की दोस्तों पास में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रीथ इन करना है, मतलब इनहेल करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने हेड को, मतलब जो हमारा सिर है, उसको दोस्तों हल्का सा उठाना है और अपने चेस्ट को भी हल्का सा उठाना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने हेड को बैकवर्ड लाना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा हेड होना चाहिए वो फ्लोर से टच करना चाहिए। और दोस्तों जो वेट होगा वो हमारे सिर पर कम होगा, हमारे एल्बोज पर वेट ज़्यादा होगा उस समय पर। और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोज में रहना है जितनी देर तक दोस्तों हम इस पोज को कर सकते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये जो आसना है ये स्ट्रेच कर देता है हमारे चेस्ट और नेक को, क्योर करता है दोस्तों ये आसना हमें अस्थमा से, और रिड्यूस कर देता है दोस्तों थाई और बेली फैट को। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से या फिर लो ब्लड प्रेशर से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भुजंगासना, जिसको दोस्तों हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर यह है कि दोस्तों हमें सबसे पहले तो अपने बेली पे, मतलब अपने पेट के बल पर लाई होना है, मतलब लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमारे बॉडी के अपर पार्ट को रेस करना है, मतलब उसे थोड़ा सा उठाना है अपने हैंड्स के सपोर्ट के साथ। और उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोस्चर में कुछ देर तक रहना है। तो ये होता है दोस्तों भुजंगा आसना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि हमारे नेक में और स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर के रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसे भी क्योर करता है, और जो हमारे हैंड के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करता है, गैस डिसऑर्डर को, कॉन्स्टिपेशन को, इनडाइजेशन को भी ये क्योर करता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को ये आसना को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग सफर कर रहे हैं हर्निया से, बैक इंजरीज से, हेडेक से और रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, मतलब उनकी दोस्तों अभी अभी सर्जरीज हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर दोस्तों कुछ लोग फेस कर रहे हैं तो उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोमुखासना। गोमुखासना के दोस्तों हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। गोमुखासना का प्रोसीजर क्या है? तो गोमुखासना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें बैठना है जमीन पर अपने लेग्स को स्ट्रेट करके। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हमें बैठना है अपने लेफ्ट फुट पर और अपने राइट थाई को दोस्तों अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट आर्म को बिहाइंड रखना है ओवर द शोल्डर्स, और उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट आर्म को बिहाइंड रखना है अंडर द शोल्डर्स। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड के फिंगर्स को एक दूसरे से पकड़ लेना है। तो ये था दोस्तों प्रोसीजर गोमुखासना का। अब दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये हमारे लेग मसल्स को स्ट्रांग रखता है, हमारे लंग्स के दोस्तों फंक्शन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अब दोस्तों इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं शोल्डर पेन, नी पेन और बैक पेन से, उन लोगों को दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों को भी नी इंजरी है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा भद्रासना। भद्रासना को दोस्तों हम ग्रेसियस पोज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से हम भद्रासना को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों भद्रासना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें सीधा बैठना है। उसके बाद अपने लेग्स को हमें स्ट्रेच कर लेना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हमें अपने सोल्स को दोनों को टच करना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने इंटरलॉक्ड फिंगर्स से अपने फीट्स को पकड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेग्स को पेरिनियम रीजन की तरफ ले जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसी पोजीशन में कुछ समय तक रुकना है और उसके बाद दोस्तों हम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। यही हमारा भद्रासना या फिर जिसे हम ग्रेसियस पोज कहते हैं, यही होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका बेनिफिट्स कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हमारे लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करता है, हमारे डाइजेशन, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन इन्हें इंप्रूव करता है, हमारे बैकबोन, थाइज और हिप्स को स्ट्रेंथन करता है, किडनी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। यही सब इसके कुछ बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना का परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो पर्सन भी नी इंजरी से सफर कर रहे हैं,
और जो भी पर्सन जिनकी अभी अभी रिसेंट में सर्जरी हुई है नी के रिलेटेड, एंकल्स के रिलेटेड, हिप के रिलेटेड, तो उन्हें दोस्तों इस आसना को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है दोस्तों हमारा मकरासना। मकरासना को दोस्तों हम क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें अपने पेट के बल पर सीधा लेट जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने चेस्ट को हल्का सा उठाना है और उसके बाद दोस्तों हमें अपने एल्बोज को अपने शोल्डर के नीचे रख लेना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पाम्स को मतलब अपनी हथेली को अपने चीक्स पर रखना है, मतलब अपने गालों पर रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है और इस आसना को परफॉर्म करना है दोस्तों हमें 1 मिनट तक। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो आसना है ये हमें बैक पेन से और शोल्डर पेन से रिलीफ देता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी दोस्तों हमें रिलीफ देता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और लीवर और किडनीज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं स्टोमक के रिलेटेड प्रॉब्लम से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो लोग भी सफर कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसना है नदी शोधाना प्राणायाम। नदी शोधाना प्राणायाम को दोस्तों हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें बैठना है कंफर्टेबली। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में रखना है। विष्णु मुद्रा क्या होता है ये दोस्तों आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सहेल करना है कंप्लीटली, मतलब दोस्तों हमें सांस को छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट तरफ की जो हमारी नाक है उसे दोस्तों ब्लॉक करना है, उसे दोस्तों क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है अपने लेफ्ट तरफ वाली नाक से। उसके बाद दोस्तों हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल को जो हमने पकड़ा था उसे छोड़ देना है और एक्सहेल करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने लेफ्ट तरफ वाली जो हमारी नाक है उसे दोस्तों ब्लॉक करना है, मतलब उसे दोस्तों हमें क्लोज करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें इनहेल करना है राइट तरफ वाली जो हमारी नॉस्ट्रिल है उससे। उसके बाद दोस्तों जो हमने क्लोज किया था अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उसे दोस्तों हमें छोड़ देना है और एक्सहेल करना है। तो ये थी दोस्तों पूरी एक साइकिल। अब दोस्तों हमें ऐसे ही 10 to 12 साइकिल्स को परफॉर्म करना है। तो यही होता है दोस्तों नदी शोधाना प्राणायाम। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे दोस्तों ये जो आसना है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हाई ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से दोस्तों ये हमें ओवरकम करने में मदद करता है। ये जो आसना है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वेट को कम करने के लिए। और दोस्तों ये जो आसना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। अब दोस्तों इस जो आसना है इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन से और दोस्तों माउथ, नोज, थ्रोट और लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, ये यहाँ पर खत्म होता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।